हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस अड्डा 24/7 सीयूटी के परिवार के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th की फिजिक्स कैसे हम लोग तैयार करें जिससे बोर्ड के अंदर हम लोग एक अच्छा स्कोर कर दें। साथ ही इसके बाद में जो हम लोग एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे सीयूटी की मैं बात करूं या इसके अलावा और भी कोई एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हो तो उसके अंदर भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लो। तो आज पूरी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताने वाला हूं, किस तरीके से आप लोगों को कंटेंट को रखना है, किस तरीके से चीजों को करना है जिससे आप लोगों का स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी वीडियो को जो मैंने बनाया है उसके लिए मैंने कुछ कंटेंट रखा है इसके अंदर कि भैया आप लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है, बुक्स कौन सी प्रिफर करनी है आप लोगों को, उसके अलावा प्रिपरेशन की टिप्स क्या करनी है, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है जिससे स्कोर आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि जब भी हम लोग बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं या किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सभी को करने के लिए हम लोगों को जरूरत होती है कि सर कैसे इन चीजों को कनेक्ट करें, क्योंकि ये डॉट्स जब आप लोगों को मिलते हैं ना तब जाके स्कोर आप लोगों का बहुत बेहतरीन होता है। राइट, तो चलिए जानते हैं और जानने की कोशिश इसके अंदर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला चीज आता है वो है सिलेबस। सर सिलेबस क्या है इसका? तो बेटा जो सिलेबस इस बार आप लोगों का रखा गया है वो कंप्लीटली आप लोग जानते हो कि आप लोगों की जो यूनिट्स हैं टोटल वो 9 यूनिट्स हैं और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के 14 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो होता है इनका वेटेज के कितने कितने मार्क्स का एक चैप्टर होता है। जब आपको यह पता होगा तब जाके आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि यार इससे सवाल ज्यादा बनने के चांसेस हैं, तो मुझे इस पे मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। जैसे आप लोग जानते हो कि सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो पहला यूनिट आप लोगों के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आप लोगों के हैं और उसके अलावा थर्ड जो सेकंड यूनिट की मैं बात करता हूं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर 3rd चैप्टर है आप लोगों का। तीनों के तीनों जो चैप्टर्स हैं इनको कंबाइंड किया जाता है तो ये 16 मार्क्स आप लोगों का कैरी करते हैं। उसी तरीके से आप लोगों का जब हम लोग यूनिट 3rd और यूनिट 4 में जाते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि भैया जब करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बाद में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से हमारे मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेंगे अगर उसको आप लोग मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर रख देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है हमारे, इन पे क्या इंपैक्ट आता है और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। राइट, तो ये सारी चीज हुई। इसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे आगे जहां पे हम लोगों ने जब फैराडे और हेनरी के लॉ हैं उनके थ्रू हम लोग जानेंगे कि यार हमने ये तो देख लिया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा सकते हैं, उस चीज को जानेंगे। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट पे जाएंगे जहां पे हम लोग देखेंगे सर्किट्स के थ्रू के जनरेटर क्या होता है, अगर आप लोगों का सर्किट में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है तो क्या इंपैक्ट आ रहा है, इंडक्टर लगा हुआ है तो क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये बहुत सारी चीजें हैं। राइट, इसके बाद में आगे जब हम लोग पहुंचते हैं तो बात आती है 5th यूनिट की और 6th यूनिट की जिसके अंदर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं ऑप्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कोई भी एग्जाम आप लोग देते हो तो ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होता है किसी भी एग्जाम जो आप लोग 12th के बाद में देने वाले हो। चाहे सीयूटी की मैं बात करूं इसके अंदर भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं तो ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये ऑप्टिक्स हुआ और इसके अलावा जो आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये 18 मार्क्स को आप लोगों का कैरी कर रहा है। देन आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स हुआ, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप लोग जानते हो कि ड्यूल नेचर के बारे में जानेंगे क्योंकि हम लोग ना 9th और 10th चैप्टर के अंदर देखते हैं कि रे नेचर क्या होता है, रे की बात करते हैं जब, यानी कि पार्टिकल नेचर क्या होता है, उसके अलावा हम लोग देखेंगे वेव नेचर क्या होता है। तो ये जो हमने उन 2 चैप्टर्स में देखते हैं, इसके बाद में हम लोग आते हैं ड्यूल नेचर के ऊपर, एटम जानेंगे, न्यूक्लियस जानेंगे और देन जानेंगे सेमीकंडक्टर क्या है। ये तो आप लोगों का बोर्ड का पूरा सिलेबस है। इसके बाद में जब आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाते हो जहां आप लोगों को जैसे सीयूटी की मैं बात करता हूं तो एक चैप्टर और आ जाता है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15 जो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो ये थोड़ा आप लोगों को याद रखना है और कोई भी चैप्टर अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसको डिटेल में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, तब जाके आप लोग को बेनिफिट इसका होने वाला है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना कैरी कर रहा है, बोले सर 70 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है, 3 आवर्स का इसका ड्यूरेशन होगा। राइट है, सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात आती है प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स टोटल 30 मार्क्स को कैरी करते हैं जिसके अंदर आप लोगों से जो सेक्शंस होते हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया है। तो वहां से 2 एक्सपेरिमेंट आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं तो उनको भी आप लोगों को याद रखना है। फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो बनता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर एक्टिविटी सेक्शन से एक पूछ लिया जाता है। उसके अलावा फिर आप लोगों ने जो वाइवा हुआ, फिर आप लोगों की पूरी जो ये प्रोसेस है ये पूरा का पूरा आप लोगों का जो कैरी करता है वो 30 मार्क्स को कैरी कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को इसको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये तो आपने हमें सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया, सिलेबस हमने कर लिया है, तो आगे क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि सर बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है। अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड इंपॉर्टेंट है,
जिसके थ्रू आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, क्योंकि टाइम आप लोगों को पूरा अच्छा खासा मिल जाता है। अगर जून से आप लोग तैयारी करने बैठते हो तो आप लोगों के एग्जाम्स जो होते हैं वो फरवरी के एंड या मार्च के अंदर आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, फरवरी के अंदर आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, 15 के बाद मोस्टली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये 6 महीने 7-8 महीने हमारे पास मिनिमम होता है, तो इससे आप लोग अपने कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है उसको अच्छे से सीख पाओगे। तो उसके लिए जरूरत है एनसीईआरटी की, फिर है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की, और देन थर्ड है रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक मैंने क्यों लिखा उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि डायरेक्ट अगर आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ने जाओगे तो दिमाग की दही बन जाएगी। तो इसलिए रेफरेंस बुक आप लोगों को रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं तो, लेकिन उसके साथ रेफरेंस बुक रखोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहेगी कि यार इसके अंदर ये चीज बोली गई है, तो इस तरीके से मुझे इसको समझने की कोशिश करनी है। तो इसलिए आप लोग को एक रेफरेंस बुक भी अपने साथ रखनी है, कैरी करनी है। जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हो उसके साथ ये सारी चीजें फॉलो करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, वो है कि सर क्या करने की जरूरत है मुझे एग्जाम के लिए, टिप्स क्या क्या देंगे आप अगर मैं इसके एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं, 95 प्लस मार्क्स लेके आना चाह रहा हूं और जो भी एग्जाम में आगे देना चाहता हूं उसके अंदर भी अच्छा स्कोर मेरा बन जाए। तो पहला चीज आप लोगों को याद रखनी है कि आपको वेटेज पता होना चाहिए कि आपकी हर एक यूनिट का कितना वेटेज है। भैया मान लो कि किसी में से 2 नंबर का सवाल आना है और आप लगे पड़े हो उसी में, तो भैया वो लॉजिकल चीज नहीं है। हमें वेटेज के अकॉर्डिंग जाना है कि भैया सबसे ज्यादा टाइम मुझे इन चीज को देना है, क्योंकि यहां से वेटेज ज्यादा है, सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, सवालों को अच्छे से करने की ज्यादा जरूरत है, मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। सेकंड होता है आप लोगों को एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है, प्लान के अकॉर्डिंग चलना। और प्लान ऐसा नहीं कि भैया साल भर का बना लिया फिर चिल होकर बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। प्लान आप लोगों का होना चाहिए, वीकली आप लोगों को बनाना चाहिए, वीकली के साथ ही आप लोगों को मंथली होना चाहिए, फिर ईयर की बात करते हैं, लेकिन ये आपको करना है क्योंकि इससे पता है क्या होता है, दिमाग के अंदर सारे कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं कि भैया मुझे 7 दिन के अंदर एक चैप्टर करना है तो करना ही है, संडे को मुझे अगर रिवीजन करना है तो करना ही है। तो ये जो प्रॉपर आपका स्टडी प्लान है वो आपको फॉलो करना है। थर्ड की बात आती है तो आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, प्रॉपरली नोट्स बनाने, क्योंकि नोट्स के साथ 2 चीजें, एक तो आप लोगों ने पहले प्रॉपर नोट्स बनाए, उसी के साथ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि देखो जब भी आप एग्जाम से पहले आते हो ना तो वहां पे शॉर्ट नोट्स काम आते हैं आपके, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा चीजों को रिवाइज करने की जरूरत होती है। इसलिए उसके बाद में जरूरत है आप लोगों को एक टाइम मैनेजमेंट करने की प्रैक्टिस के लिए। अब देखो फिजिक्स की मैं बात करता हूं यार, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप भी जानते हो, क्योंकि आप लोग जब किसी भी एग्जाम देने जाओगे आगे जाके, चाहे नीट दोगे, चाहे जेई दोगे, चाहे सीयूईटी दोगे, लेकिन उसमें आप लोगों के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। टॉपिक आपने पढ़ लिया अच्छे से डीपली, अब उसको कैसे पता लगेगा कि हमने सही से पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उसके लिए जरूरत है कि आप लोगों को वहां पे अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस सेशन को आप लोगों को कंप्लीट करने की जरूरत है। तो ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को रखना है टाइम मैनेजमेंट करके। फिर मॉक टेस्ट देने, पीवाईक्यूज लगाने। भैया बोर्ड के लिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मोस्टली रिपीटेटिव होती हैं, तो वो आपको याद रखना है। इसके बाद में जरूरत है कि जो आपने मान लीजिए मैंने पढ़ लिया कि सर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा वीक पोर्शन है, तो उसको दोबारा पढ़ना है, फोकस करना है उस पर, ऐसा नहीं। और ये कैसे पता लगेगा, जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उससे मुझे पता लगता है कि ये मेरा क्या है वीक है और ये मेरा क्या है स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग ही रहेगा ना, उसको तो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन वीक पे मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और साथ ही जब पढ़ रहे हो तो ब्रेक बीच बीच में लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भैया लगे पड़े हो 3-4 घंटे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी भी है, जैसे गाड़ी जब चलती है, कार चलती है, तो उसको भी बीच बीच में ब्रेक देना पड़ता है, वैसे ही हमारी बॉडी है कि इसको भी क्या करना पड़ता है, बीच बीच में ब्रेक देने की जरूरत है। 1 घंटे पढ़ रहे हो, 5 मिनट का ब्रेक लो, अपने आप की बॉडी को वापस रिफ्रेश करो और आगे बढ़ो, ये ध्यान रखना है। और लास्ट है स्टे अपडेट। कैसे स्टे अपडेटेड का मतलब क्या है कि देखो आप लोगों को पता है बीच बीच में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि भैया कभी कभी बोल दिया जाता है कि इसमें इससे इतने सवाल पूछे जाएंगे, इस पैटर्न से इतने सवाल आएंगे। तो उन सारी चीजों के बारे में अपडेटेड आप लोगों को रहना है, दिमाग में रख लीजिए चीज। अब बारी आती है कि सर ये तो हमारा क्लास 12th का हो गया, अगर इसको हमने फॉलो कर लिया तो हमारा 95 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इसके बाद में मान लीजिए मैं क्लास 12th के साथ सीयूईटी का एग्जाम देना चाहता हूं या कोई और एग्जाम देना चाहता हूं, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है। बेटा देखो यहां पे आपको चीजों को लिखना पड़ता है, कि स्टेप्स के मार्क होते हैं बोर्ड्स में, लेकिन जब हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो वहां हमारी जो एमसीक्यूज होते हैं उसके फॉर्मेट में सारी चीजें आती है। तो आप लोगों को एमसीक्यूज की जो फॉर्मेट है ना उसकी प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज को लगाना है। जिस भी एग्जाम को आप लोग दे रहे हो, सीयूईटी का दे रहे हो तो इसके पीवाईक्यूज लगाइए, जिससे आप लोगों को अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया मैं एग्जाम के सवाल कर सकता हूं। और इससे पहले कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लो। कंसेप्ट क्लियर है तो काम आपका हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली वो कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा पेपर दे दिया, बिल्कुल नहीं।
राइट है, दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद में है सिलेबस क्या है सीयूटी की, अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मेजर सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो सीयूटी है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। तो सीयूटी की अगर हम लोग बात करें तो ये काफी, आपको पता है 9th यूनिट तक आप लोगों का सेम है क्लास 12th का, लेकिन एक चैप्टर है जो आप लोगों का आगे आता है, वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बहुत सारे बोर्ड्स के अलग अलग बोर्ड्स में ये इंक्लूडेड होता है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है, नई की मैं बात कर रहा हूं, पुरानी की बात नहीं कर रहा, जो लेटेस्ट है, जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ये सिलेबस बताया था, देखो आप लोगों के 9 यूनिट्स को आपके बताया गया है, जिसमें 14 चैप्टर तक आप लोगों का ये लास्ट है, राइट है। तो इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें दिमाग में बिठाते हुए आगे चलना है। आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है अगर इस तरीके से आप लोगों ने सारी चीजों को किया तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चैनल है अड्डा 24/7 सीयूटी का, इस पे आप लोगों को सारी चीजें, सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और सबसे बेस्ट टीचर्स मिलते हैं। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे क्या हो, आपको बेनिफिट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आप लोगों को वो कंटेंट दिया जाता है जो सबसे सॉलिड है इंडस्ट्री के अंदर। तो भैया थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कितने लोग एग्री करते हो कि सर मुझे 95+ मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तब जाके हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। जुड़े रहिए हमारे साथ अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।